स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस से। मैं विष्णु श्रीवास्तव। दोस्तों, हम लोगों का टॉपिक विद्युत चल रहा था। विद्युत में आज हम लोग पढ़ने वाले समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन इसलिए पढ़ने वाले क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन हम लोगों का हो चुका था और समांतर क्रम संयोजन बचा था, तो पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। डालते हैं बेटा समांतर क्रम संयोजन। देखो बेटा, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है आपका कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले बिंदुओं के प्रतिरोधों का पहला सिरा बिंदु ए पर तथा प्रतिरोधों का आखिरी सिरा यानी दूसरा सिरा बिंदु बी पर इस प्रकार जुड़े हों कि एक दूसरे को जुड़े हों तथा उसमें धारा आई प्रवाहित हो रही हो और उसमें क्या हो, जो विभवांतर उनका हो वी यानी वो समान हो। तो हम लोग लिखेंगे बेटा इसमें कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। देखो लिखेंगे क्या, समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे बिंदु ए तथा दूसरे सिरे बिंदु बी एक ही बिंदु बी से जुड़े होते हैं। दूसरे सिरे एक बेटा तथा दूसरे सिरे एक ही बिंदु ठीक है ना, बिंदु एक दूसरे से जुड़े होते तथा एक ही बिंदु पे बी से जुड़े होते हैं। अब इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध उभयनिष्ठ बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है। क्या होता है, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध दो उभयनिष्ठ बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है। तो उभयनिष्ठ बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है तथा इसमें जो बेटा विभवांतर होता है वो क्या होता है, समान होता है। चूंकि इस संयोजन में जुड़ा होता है तथा सभी प्रतिरोधों में विभवांतर तथा सभी प्रतिरोधों में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। प्रतिरोधों में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। अब बेटा हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। जब फिगर ड्रॉ करेंगे तो बेटा समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं हम लोग कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे। अब बात को समझिएगा कि हम लोग देखो फिगर बनाना तो क्या जो बोले वही हम लोगों को करना है कि बेटा एक बिंदु लिया, एक क्या किया कि सभी बिंदु सभी प्रतिरोध माने तीन प्रतिरोध हमने माने, ये हमारा ये और ये इधर बनाते सही रहेगा।
हमारा, ये हुआ हमारा, ये बेटा हमने बैटरी नीचे लगा दी आपकी, ये हमने यहाँ पे आपकी कुंजी लगा दी। अब कुंजी हो क्यों कैसे होता है तो सबको पता होगा ना, ये हमने कुंजी लगा दी, ये हमारी क्या है बेटा, बैटरी है, ये कुंजी है, ये ऊपर का प्लस। अब बेटा देखो बोल क्या रहा है हमसे, बोल रहा है कि समांतर एवं संयोजन में प्रतिरोधों को हम लोग इस प्रकार जोड़ते हैं कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे, कि सभी प्रतिरोध, माना बेटा प्रतिरोध इसे हमने R1, इसे माना R2, इसे माना R3, ठीक है ना। सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जो कि पहला सिरा बिंदु ए, देखिए सभी प्रतिरोधों का बेटा पहला सिरा बिंदु ए, इसे माना बिंदु ए, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा बिंदु ए तथा दूसरे सिरा तथा बिंदु ए तथा दूसरे सिरे एक ही बिंदु बी तथा दूसरा सिरा एक ही बिंदु बेटा बी से तो जुड़े हैं आपके, कोई प्रॉब्लम है, तो दूसरा सिरा है वो बिंदु बी से ही तो आपका जुड़ा है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि जुड़े होते हैं इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध। अब बेटा इसमें धारा मैंने I1 मानी आपकी, ये धारा बेटा मैंने I2 मानी, ये माना I3, ये आपकी धारा ये गई, ये आई, ये, ठीक है ना। I3 ये आपकी बेटा I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही। अब हम लोग क्या करते हैं इसका अब हम लोग इससे फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि देखो जो इसमें बोला मैंने वो किया, जो मैंने लिखा वही तो मैंने इस फिगर आपके लिए सामने ड्रॉ किया है। तो बेटा अब हम लोग इसमें फार्मूला निकालने के लिए करेंगे कि फार्मूला क्या होगा, तो माना तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 हम लोग लिखेंगे, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3। एक काम करते हैं बेटा हम लोग इसे साफ कर देते हैं, ये आपको समझ में आ गया तो इसे साफ कर देते हैं, फिर हम लोग प्रूविंग करते हैं। देखो बिल्कुल बारीकी से समझना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हम लोग लिखेंगे कि माना तीन प्रतिरोध, एक काम करते फिगर ऊपर कर ले, चलो ठीक है बना ले, तो माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 क्या किया कि माना तीन प्रतिरोध आपके R1, R2, R3 किस क्रम में लगे हुए, समांतर क्रम में लगे हुए तथा इनके सिरों पर विभवांतर V है तथा विभवांतर V है तथा इसमें प्रवाहित धारा कौन सी बेटा, I1, I2, I3 है आपकी, I1 प्रवाहित धारा I1, I2 तथा I3 है। ओके, अब बेटा ओम के नियम से, ओम के नियम आपका क्या कहता है, यहां से देखते हैं। ओम के नियम से, अब बेटा ओम का नियम क्या होता है, V बराबर का IR होता है, बिल्कुल सही है, गुड, V बराबर का IR होता है। अब बेटा यहां से अगर हम I का मान निकालते हैं तो V अपान का R बराबर का I तो होता है। ये कैसे किया, अब यहां से हमने क्या किया, यहाँ पे V का मान निकाला हमने, यहाँ से ओम का नियम से V बराबर IR होता है, तो यहाँ पे I का मान निकाला, V अपान का R, V के बटे में R किया, बराबर इज इक्वल ऑफ I किया,
ठीक है, ओके। अब यहाँ पे से बेटा देखते हैं अब क्या होगा आपका, V बराबर का आई आर हुआ। अब प्रतिरोधों के क्या करेंगे तथा कुल धारा आई हो, जब कुल धारा आई हो क्या होगा कि जब नहीं बेटा सही लग रहा है, यदि कुल धारा आई हो तब बेटा आई बराबर का I1 प्लस का I2 प्लस का I3 होता है। ठीक है, अब बेटा आई हो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। अब एक चीज बताइए, आई बराबर का V अपान का, अब यहां से हम लोग आई का मान जब है तो आई का मान रखते हैं V अपान का R1, V अपान का R2, V अपान का R3। ये किया, ये हमने क्या किया, मान रखा, सॉरी इसे साफ कर दो, हमने मान रखा। अब जब धाराओं के मान रखने पर, अब धाराओं के मान रखने पर आई बराबर का वी आर तथा धाराओं के मान रखने पर, धाराओं के मान पुटअप करने पर, रखने पर, अब धाराओं के मान I1 की जगह क्या है बेटा, इसे सॉरी काम करते हैं, आई बराबर का VR1 VR2 तथा VR3 हो गया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि बेटा एक मिनट, V बराबर का आई है तो I1 बराबर का क्या हो जाएगा आपका V अपान का R1, फिर I2 बराबर का हो जाएगा V अपान का R2 तथा I3 बराबर क्या हो जाएगा V अपान का R3। अब हम लोग धाराओं के मान रखेंगे। अब धाराओं के मान रखने को, अब धाराओं के मान रखेंगे कैसे, आई की देखो आई, ठीक है कोई बात नहीं, I1 की जगह क्या है V अपान का R1 प्लस V अपान का, जब धाराएं कुल धारा ये तो V अपान का R2 प्लस का V अपान का R3। अब बेटा I बराबर, एक बात बताइए कि ओम का नियम क्या बोलता है, ओम के नियम से, अब बेटा V बराबर का IR होता है, देखो V बराबर का क्या होता है, हमका नियम V बराबर का IR होता है। यहां से हम लोग I का मान निकालेंगे तो V अपान का R बराबर का I यही तो आ जाएगा फिर से जो मैंने ये लिखा है। तो बेटा धाराओं के मान हम लोग रख देते हैं। अब कैसे रखेंगे, तो एक काम करते हैं कि ये रखते हैं, ठीक है देखो बेटा I बराबर का VR1, यहाँ से हम लोग V की जगह I की जगह VR रख देंगे, V अपान का R बराबर का V अपान का R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। अब बेटा V अपान R है तो ऐसे V हमें कॉमन मिला, ले लिया, 1 अपान का R1 1 अपान R2 1 अपान R3। अब यहाँ से V से V खत्म किया, 1 अपान R बराबर का 1 अपान R1 1 अपान R2 R3। बताइए कुछ रॉकेट साइंस लगा यानी कुछ कठिन लगा आपको, एक बार फिर समझ लेते हैं, बिल्कुल समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे, बार बार समझेंगे। तो देखो यदि क्या होता है, इस सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं समांतर संयोजन में क्या होता है। इस क्रम में समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के ताल को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध के एक ही बिंदु A पर तथा वही प्रतिरोध दूसरे बिंदु B पर जुड़े हों तथा उसमें उभयनिष्ठ बिंदु 2 लगे हों। इसके बाद क्या करते हैं कि मैंने वो लिख दी। अब बेटा कुल धारा माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 है तथा इसमें प्रवाहित धारा I1 I2 व I3 तथा इसमें विभवांतर क्या समान है, विभवांतर V हो, तब हम लोग क्या करते हैं कि कुल तब ओम का नियम बोलता है V बराबर का IR बोलता है ना, तो V बराबर का IR यहाँ से बेटा हम लोग I का मान निकालते हैं तो V अपान R हो जाता है। ओके, अब कुल धारा I हो, जब कुल धारा I हो तो I कुल धारा हो तो I1 I2 I3 धाराओं को काउंट कर दिया। जब बेटा धाराओं को हमने काउंट कर दिया तो क्या हुआ, I1 की जगह हमने V अपान R1 रखा, I2 की जगह V अपान R2 रखा। क्यों रखा, क्योंकि R1 R2 R3 दिए हुए हैं और विभवांतर क्या है समान है, ठीक है ना, V अपान R3 रखा। अब बेटा धाराओं के मान रखने पर, धाराओं के मान रखने का मतलब I1 की जगह जो वैल्यू है वो रख दो और जो वैल्यू रख दो, बाकी काउंट करके जो कॉमन है वही हम लोग आंसर हो जाएगा। तो धाराओं के मान रख दिए, I बराबर का V अपान R1 प्लस का V अपान R2 प्लस का V अपान R3। अब बेटा फिर ओम का नियम बोलता है V बराबर का IR, याद रखिएगा V बराबर का IR। अब यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, I का मान निकालेंगे तो V अपान R हो जाएगा, हो गया। अब बेटा V अपान R बराबर का V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस का V अपान R3। बेटा V हमें क्या मिला, उभयनिष्ठ यानी कॉमन मिला। अब जब कॉमन मिला तो हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि कितना हो, जितना ज्यादा क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व यानी जितना ज्यादा आप लोग शॉर्टकट बनाओगे उतने ज्यादा यानी बच्चों को समझाने में या फिर किसी को खुद को समझने के लिए बहुत आसानी मिलती है। तो बेटा V हमने कॉमन लिया तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस का 1 अपान R3। V से V हमने क्या किया, कट किया, तो अब V से V कट किया तो 1 अपान R बराबर का 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस का 1 अपान R3 बच गया। कठिन थोड़ी ना था कुछ। अब हम लोग देखते हैं अगला बेटा, शेल का विद्युत वाहक बल।
सेल का विद्युत वाहक बल। तो हमारे श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन पूरे हुए। तो फार्मूला नहीं भूलना है श्रेणी क्रम संयोजन का। श्रेणी क्रम का होता है R बराबर का R1 प्लस R2 प्लस का R3। समांतर क्रम का 1/R बराबर का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और बेटा कोई क्वेश्चन पूछते कि घरों में जो आपकी वायरिंग होती है वो किस क्रम में होती है, तो बेटा याद रखिएगा वो आपकी समांतर क्रम संयोजन में होती है। ठीक है ना, समांतर क्रम में आपकी घरों की क्या होती है, वायरिंग होती है। अब देखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। लोग हेडिंग डालते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल। एकांक धन आवेश को सेल सहित लिखेंगे, एकांक धन आवेश को सेल सहित, एकांक एकांक धन आवेश, जो एकांक धन आवेश होता है, एकांक धन आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए, पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में प्रवाहित, एकांक धन आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, कराने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब एकांक धन आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने पर जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, आपकी सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ऊर्जा सेल का विद्युत सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर का क्या होता है, W अपान का Q। देखो क्या बोल रहा है, एकांक धनावेश में, इसी से हम लोग याद करेंगे, एकांक धनावेश में सेल में पूरे प्रवाहित कराने पर, जो सेल होता है सेल में धारा जो प्रवाहित कराने में सेल जो ऊर्जा देता है उसे क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, एकांक धनावेश को सेल सहित, आपको बस बात पकड़नी बेटा, सेल सहित, एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने पर जो सेल अपनी, एक प्रकार से समझो जो सेल अपनी ऊर्जा वेस्ट करता है ना, ठीक है ना, तो सेल सहित प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा, सेल जो अपनी ऊर्जा देता है किसी को, उसे क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है कि सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W अपान Q। अब बेटा विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है, बिल्कुल सही बात, क्वेश्चन पूछ सकता है विद्युत वाहक, तो बेटा याद कर लेना है सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रा वोल्ट होता है बेटा, आपका क्या होता है, वोल्ट होता है। सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो फिर हम लोग समझ लेते हैं एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने पर, एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, आपकी विद्युत वाहक बल कहलाती है। ठीक है ना, सेल फार्मूला क्या होता है, E बराबर का W अपान Q। यहाँ पे W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आपका आवेश है, E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है। ओके, अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखते हैं। सेल का सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल को, सेल के अपने घोल के कारण,
लिखेंगे सेल को अपने घोल के कारण, सेल को अपने घोल, सेल को अपने घोल के कारण सेल को अपने घोल के कारण उत्पन्न प्रतिरोध को सेल के अपने घोल के कारण उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बताओ कुछ याद करने वाला है इसमें? सेल को अपने घोल के कारण उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का क्या बोलते हैं? उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। इसका मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। इसका मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, देखते किन बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। नंबर 1, सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के, प्लेटों के बीच के, प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। ठीक है ना? ओके। सेकंड नंबर क्या कहता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना? अब देखिए अगला नंबर क्या बोलता है कि घोल की सांद्रता बढ़ाने पर, घोल की सांद्रता बढ़ाने पर बेटा सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। अब हम लोग एक फिगर देखते कैसे। ये आपका E है, ये आपका R है। ये क्या हुआ? मिनट देखते हैं, ये बन गया। ठीक है ना? और इसमें प्रवाहित धारा बेटा क्या है आपकी? I। जो धारा है वो I प्रवाहित हो रही है। अब बेटा ठीक है ना, तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा हम लोग प्रूविंग करते हैं। मिनट, सेल द्वारा दी गई, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा यानी ऊर्जा W प्लस का, ये बेटा W आपका बाह्य ऊर्जा है और ये क्या है आपकी आंतरिक ऊर्जा है। ये W आपका एक बाह्य ऊर्जा है और एक क्या है आपकी आंतरिक ऊर्जा है। ठीक है, बाह्य ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा है। अब बेटा अथवा, अब एक क्या होता है? W बराबर का EIT होता है, तो EIT बराबर का EIT बराबर का VIT प्लस का V स्क्वायर RT, ये
होता है फार्मूला। EIT बराबर VIT प्लस का W बराबर का VIT का मान रखा और W बराबर का W स्क्वायर V स्क्वायर RT का मान रखा, सॉरी I स्क्वायर RT होता है बेटा, I स्क्वायर RT का मान रखा। अब बेटा E बराबर का V प्लस का IR, E बराबर का V प्लस का IR। अब यहाँ से E का फिर मान निकालते हैं, E बराबर का V प्लस का IR होता है, तो E बराबर का IR प्लस का होता है आपका IR। अब बेटा जो IR होता है, अब देखिए बेटा जो ये IR होता है इसमें छोटा प्रतिरोध होता है, R जो होता है बाह्य प्रतिरोधी बड़ा प्रतिरोध होता है। E बराबर का जो R होता है वो बड़ा प्रतिरोध संयोजन में यूज करते हैं और R क्या होता है छोटा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधों के मान दिए हुए होते हैं। अब बेटा परिपथ में धारा, परिपथ में कुल धारा, अब परिपथ में धारा का मतलब I बराबर का निकालना है E अपान का R प्लस का R, ये हो जाता है। देखो E इधर से I यहाँ से कॉमन लेके I इधर आ गया, E ऊपर से लगे अपन R प्लस का स्मॉल r हो गया। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। तब के लिए बेटा बाय बाय, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना मिले। बाय।